और 10 मिनट के अंदर सारा डीजे एकदम बंद हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया घर के आसपास। पिताजी शांतिपूर्वक सो पाए। लेकिन उस समय ये आए दिन की बात थी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज एनिवर्सरी, तो कभी ये तो कभी वो जी। और ये कानफोड़ू आवाज हमें ही नहीं, लोगों को भी परेशान कर रहा है। धर्म की आड़ में, परंपरा की आड़ में तमाम लोग जुलूस में डीजे का इस्तेमाल करते हैं। कि हमारे घर में छोटे भाई का जब विवाह हुआ था तो कोई डीजे नहीं बजा था। तो ऐसा मत कहिए सर कि उपद्रव करना, डीजे बजाना ये किसी का अधिकार है। नमस्कार, स्वागत है संतोष शो में। और आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जिनके विषय में बहुत सारी बातें आपने भी सुन रखी होगी और ढेर सारी ऐसी भी बातें होंगी जिन्हें आप पहली बार समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि जो शख्स हैं वो बनारस शहर के लिए पोल्यूशन पे काम करते हैं। और वो पोल्यूशन ध्वनि पोल्यूशन है। आवाज़ के से जो परेशानियां होती हैं उनके लिए ये रात बिरात और दिन दोपहरिया न केवल काम करते हैं बल्कि प्रशासन को भी अलर्ट करते हैं इस बात के लिए कि उनको और उनका क्या कर्तव्य है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब कर्तव्य का बोध किसी को कराया जाता है तो आगे वाले को, सामने वाले को बहुत खराब लगता है। इन सारी बातों को हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चेतन उपाध्याय जी के उस बालकाल को जानेंगे। कैसे पैदा हुए, कहाँ से उन्होंने अपने जीवन की सफ़र शुरू की, और यही नहीं, आखिर चेतन से चेतन उपाध्याय बनने तक और फेमस चेतन उपाध्याय बनने तक क्या सफ़र रहा। तो हम शुरू करते हैं अपने बातों का सिलसिला। और बातों के सिलसिला में सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, हम आज के चेतन उपाध्याय जी से, कल के चेतन उपाध्याय जी से, या ये कहा जाए कि आज के पहले के चेतन उपाध्याय जी से भी आपको रूबरू कराएंगे और ये बताएंगे खुद चेतन उपाध्याय जी। स्वागत है आपका चेतन उपाध्याय जी। सबसे बड़ी बात, नमस्कार। सबकी तरह आप भी पैदा हुए, आपका भी लड़कपन होगा, बाल्यकाल होगा, वही नटखट, वही बदमाशियाँ, वही चुलबुली हरकतें, और उसके बाद बढ़ते हुए उम्र के साथ आप पौड़ हुए होंगे, शिक्षा ग्रहण किए होंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सबके दिल दिमाग में एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम पे आप काम करना शुरू होंगे। करेक्ट। बात शुरू करें यदि, तो सबसे पहले बाल्यकाल, क्या रहा बाल्यकाल आपका? जी, मैं बताऊं कि मेरा जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था बनारस में। और पिताजी हमारे डीरेका में, डीजल रेल इंजन कारखाना में सरकारी नौकरी में थे, रेल मंत्रालय की नौकरी, DLW में। और वहाँ पे वो जिगन टूल डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफिस में हुआ करते थे। और जब हम पैदा हुए तो हमारा जन्म DLW के ही केंद्रीय अस्पताल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ था। और जब हमने होश संभाला तो मुझे याद है अपना वो पुराना क्वार्टर, 2 कमरे का घर होता था जलाली पट्टी इलाके में, 634D, 634D, और पूरब मुंह का बेडरूम था। सुबह सुबह सूर्य देवता की किरणें आती थीं, उसी रोशनी में नहाते हुए कई बार नींद खुलती थी, कई बार टाइम से भी उठ जाते थे वैसे। तो वो पूरा बचपन हमें याद है। उसके बाद DLW में ही हम लोग 395A, यानी सेंट्रल स्कूल के ठीक सामने वाली वो लाइन होती थी, वहाँ पे आना हुआ। थोड़े ही समय रह के फिर 374A क्वार्टर नंबर में आए। और उसके बाद पिताजी जब रिटायर हुए तो वो अंतिम समय 194B में हम लोग होते थे, 194B में, ईस्ट कॉलोनी में, तो जलाली पट्टी से ईस्ट कॉलोनी। और बचपन में पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो बाल निकेतन में हमारा एडमिशन हुआ। वहाँ पे बहुत सारी मैडम होती थीं जो, जिनको हम लोग आंटी जी बोलते थे। कोहली मैडम थीं जो हमारी प्रिंसिपल थीं। हमारे कृष्ण अवतार अंकल थे, उनकी वाइफ, वो भी वहाँ पे कार्यरत थीं। गीता तिवारी जी थीं। बाल निकेतन का वो ज़माना, बचपन का ज़माना। और बहुत सारे बाल मित्र अभी भी याद हैं, अजय पांडे, अनिल जोशी, मनदीप सिंह, किरण मेहरोत्रा, वो डॉक्टर किरण गुगलानी हो गई हैं। बहुत सारे लोग, बचपन के सारी बातें हैं सब। बाल निकेतन के बाद हम केंद्रीय विद्यालय में आए। केंद्रीय विद्यालय सूर्य सरोवर के बगल में उस समय होता था। एक तरफ सूर्य सरोवर, दूसरी तरफ शिव काली मंदिर की मीठी मीठी प्यारी प्यारी घंटी, और उसी के ठीक बगल में पुलिस चौकी भी होती थी। तो
जब हम बाहर निकलते थे या इवन क्लास में भी हैं तो एक तरफ तालाब का होना, सूर्य सरोवर का होना, दूसरी तरफ श्री शिव काली मंदिर का होना, बंगाली बाबा वहाँ पे होते थे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं। और DLW मतलब वो एक तरह से वन क्षेत्र आप कह सकते हैं, बहुत पर्याप्त हरियाली है। और जैसे ही आप बनारस छोड़ के डेरेका कैंपस के अंदर घुसते हैं, जो अब मोदी जी की कृपा से बरेका कैंपस हो गया, बनारस रेल इंजन कारखाना, अब वहाँ बिजली के इंजन भी बनते हैं। तो बरेका कैंपस में घुसते ही, BLW में घुसते ही टेम्परेचर कम से कम 2 डिग्री कम हो जाता है हरियाली के कारण। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में जहां पर सुबह से रात तक शायद 1-2 कार की आवाज या हॉर्न की आवाज आती थी, एकदम शांत क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं। और स्कूटर मोटरसाइकिल भी थे लेकिन कम थे, और जहां खुली खुली सड़क है तो वहां हॉर्न बजाने का तो कोई मतलब ही नहीं। डीजे तो वहां कभी बजता ही नहीं था, लाउड स्पीकर। चेतन जी, हम दूसरी ओर जाएं उसके पहले, जी जी, बाल्यकाल में आपने सूर्य सरोवर भी देखा जी, पूर्वाभिमुख आपका मकान था, लिहाजा भगवान आदित्य आपको नित्य दर्शन देते थे। 374 में भी यही था कि वो पूरब मुखी घर था, और वो उनके आभा से आपका जीवनचर्या शुरू हुआ करता था। जी जी। लेकिन जैसा कि बाद में बताया कि आप जैसे रेल इंजन वहां बना करता था और रेल इंजन के पीछे डब्बे होते हैं, जी जी, तो आपने भी डब्बा 2-3 घरों के बदले। जी जी जी। लेकिन उसी डब्बों में एक डब्बा था जहाँ पुलिस चौकी भी आपने एक बताया। जी जी जी। तो क्या पुलिस चौकी वाली यादें कुछ हैं जहाँ पे कुछ झगड़ा हो, जहाँ पे कुछ इस ढंग की बातें हो? क्योंकि चौकी का काम ही यही होता है कि लोगों के विवादों को निपटाया जाए। तो कुछ ऐसी कोई बातें मैं बताऊं कि DLW पुलिस चौकी से जो जुड़ी स्मृतियां हैं, चूंकि DLW कैंपस अपने आप में सिविलाइज्ड लोग, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, पूरे देश के हर राज्य के लोग वहाँ पे कर्मचारी बन के आते थे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। तो DLW चौकी अगर देखा जाए तो कॉम्परेटिवली कम लोडेड थी, मतलब वहाँ पे बहुत अधिक भार नहीं था। का दृश्य नहीं आता जी जी। और लेकिन कभी कभी का दृश्य याद आता है कि जैसे चोर की पिटाई कभी हो रही है कबूलवाने के लिए, कुछ ऐसी आवाज़ें हमारे कान में आ जाती थी। क्योंकि हमारा जो घर है 374 है, वो भी बिल्कुल नजदीक में ही था। तो उस समय क्या भाव होते होंगे? चोरों की पिटाई, साथ साथ कुछ गालियों के पुट? ये तो पुलिस की देखा जाए तो अनिवार्यतः उनको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि प्यार से कबूलवाने पे तो कोई कबूलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। हालांकि अब काफ़ी अधिक उसमें कमी आई है, मानवाधिकार आयोग की बात आई है और तमाम चीज़ें हैं, वो एक अलग विषय हो जाएगा, वो अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। लेकिन पुलिस के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस कभी भी गलत व्यक्ति, मतलब गलती से ऐसा नहीं होता कि वो सही व्यक्ति को उत्पीड़न करे। ज्यादातर मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत ठोस आधार ढूंढ कर ही किसी को टच करती है, और वो हमारी जनता की सेवा के लिए। और दूसरी बात कि पुलिस के मानवाधिकारों की भी चर्चा इस देश में होनी चाहिए, उनको भी वीकली ऑफ मिलना चाहिए, उनको भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ समय मिलना चाहिए, त्यौहार मनाने के लिए रोटेशन में उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए 4 गुना ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने हलफनामा दिया है। लेकिन हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। जी जी। अभी हम बाल्यकाल में आपके हैं। जी, और जी, जी, मानस पटल पे आपके क्या लगा उस वक्त? जी। चोर का पीटना, चोर को मारना, क्या उस समय ये आपको लगता था? जैसे अमूमन ये एक टेंडेंसी रही है पूर्व काल में, इन दिनों में नहीं। छोटे बच्चे पुलिस से डरते थे, घर वाले भी बोलते थे पुलिस बुला दूंगा। जी जी जी। हमें पुलिस से पता नहीं, कुछ ऐसा मेरा संस्कार था, कुछ ऐसा, हमें नहीं पता वो क्यों ऐसा था, कैसे था। मेरे दादाजी के सगे छोटे भाई वो मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। ये भी शायद एक कारण हो सकता है कि बचपन से उनका प्यार मिला। बहुत करीब से पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और पुलिस के प्रति मेरे मन में कभी भी, और आज भी मैं बताऊं कि अगर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से अगर कर पाता हूं, निष्पक्षता से कर पाता हूं, पूरे जोशो खरोश के साथ कर पाता हूं, तो पुलिस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा। और एक आध 2 घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जब लगा हो कि पुलिस थोड़ी नेगेटिव है, थोड़ा उल्टा सीधा भी कर दिया, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि पुलिस के कारण हम सुरक्षित हैं। अगर 2 मिनट के लिए भी पुलिस अगर हट जाए इस देश से तो बिल्कुल गृह युद्ध हो जाएगा। क्या लगता है फिर इसके बाद आपका हाई स्कूल का दौर आया? जी जी जी। मैंने 10th किया विकास विद्यालय रांची से। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा, तो बनारस से जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल
मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 6वीं कक्षा में था तो पिताजी के साथ मेरा संवाद हुआ और बच्चे के रूप में मैंने कहा कि मैं मिलिट्री में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। और फिर ये भी तमाम बातें इतिहास के पन्नों से ये आ चुकी थी, क्योंकि होश संभाल चुके थे कि युद्ध में ज़मीन जीतने के बाद भी हमारे देश के एक राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री जी ने वो ज़मीन लौटा दी। और ये जब घटना हमें बताई गई तो एकदम रोने से हम लगे, अभी भी बोलते बोलते जैसे रोना सा आ रहा है। तो हमने कहा कि ये सब बहुत गलत हुआ है और हम मिलिट्री में जाएंगे, एनडीए के थ्रू हम सर्वोच्च सेवा, सर्वोच्च पद तक जाएंगे और हम कुछ वास्तविक काम करके दिखाएंगे देश के लिए। सैनिक बनने की बात, तो सैनिक बनना है तो सैनिक स्कूल की बात। लेकिन जब सैनिक स्कूल के एडमिशन की बात आई, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जब बात आई, उस समय मिलिट्री में ही हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी, हमारे रिश्तेदार थे पांडे साहब, उन्होंने बताया कि फिजिकल फिटनेस का बड़ा महत्व है। तो खेल कूद के दौरान जब हम स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ते थे, खेल का बड़ा शौक था बचपन से, अभी भी बहुत शौक है। क्या खेला करते थे? बहुत सारे खेल खेलते थे, क्रिकेट भी था, कभी गुल्ली डंडा भी था, कभी वो ईंटे पे निशाना मारने वाला भी था, गेंदतड़ी भी था, फुटबॉल भी था। तो बहुत सारे खेल थे, लेकिन उंगली में चोट लगी थी और इस उंगली का ऑपरेशन कराने में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा, पहली बार इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अभी के वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, इस उंगली को दिखाने में BHU में मैं एकदम छोटा सा था, 10 साल मेरी उम्र रही होगी या 9 साल, लेकिन मुझे पूरी स्मृति याद है। वो महामंत्री रह चुके थे BHU छात्र संघ के, वो उस समय पूर्व हो चुके थे, पूर्व महामंत्री, और डॉक्टर तुली के पास वो ले जाते थे, मुझे याद है, रिक्शे पे बिठा के, वो सारा सीन याद है। हालांकि फाइनली फिर ऑपरेशन लखनऊ में हुआ तो उंगली जो है, ये वाली सारी उंगलियां मुड़ जाती हैं, लेकिन ये उंगली जो है पूरी मुड़ नहीं पाती, और ये मेन फिंगर है बंदूक चलाने के लिए। तो फिर मिलिट्री में जाने का सपना तो नहीं हो पाया, लेकिन मन में चूंकि एक प्रेरणा जग चुकी थी कि घर छोड़ना है, हॉस्टल में जाना है, मिलिट्री स्कूल में अब पढ़ेंगे, तो फिर हुआ कि कोई बात नहीं, सिविल स्कूल में क्यों ना पढ़ा जाए। लेकिन सिविल स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत लंबा पैसा चाहिए। तो फिर पिताजी के मित्रों ने बताया कि भारत सरकार की ऐसी छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत भारत सरकार 5% या 10%, मुझे याद नहीं, इतनी 5% सीटें जो रईसों के स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वहां पर सीट रिजर्व रहती है, लेकिन आपको रिटन टेस्ट, कड़ा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 1985 में मैंने, एक गुरुजी होते थे, DLW में नौकरी भी करते थे और शाम को कोचिंग भी कराते थे, श्री चंद्रिका प्रसाद जी, तो उनके पास सुबह शाम कोचिंग के लिए जाना शुरू हुआ। और 1986 में 7 जुलाई 1986 को, वैसे 7 जुलाई मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है, कई ऐसे 7 जुलाई आए हैं मेरे जीवन में। 7 जुलाई को विकास विद्यालय रांची में मेरा एडमिशन हुआ, नोपानी परिवार के द्वारा वो स्कूल संचालित है, 170 एकड़ का स्कूल है और BIT मिश्रा के बिल्कुल ठीक बगल में है। अविभाजित बिहार में रांची पहले आता था। तो विकास विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन वहां पे मेरा मन शायद नहीं लगा, घर की याद बहुत आती रही। तो 10th करने के बाद 11th और 12th फिर पूरे उसी पुराने स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय DLW से मैंने 12th किया, 10th किया विकास विद्यालय रांची से। और विकास विद्यालय का ये आलम है कि वहां पर एक्सटेम्पोर कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, तमाम चीजें, तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रहीं। और बहुत कुछ मैंने वहां से सीखा, बहुत कुछ पाया विकास विद्यालय रांची से। भावे साहब हमारे होते थे, VN भावे जी हमारे प्रिंसिपल होते थे, UK श्रीवास्तव सर थे, BN पांडे सर थे, SK बरियार सर थे। मतलब विकास विद्यालय ने बहुत कुछ हमें दिया। इन सरों में, या ये कहा जाए कि विकास विद्यालय में सबसे सख्त टीचर आपको कौन लगता था? विकास विद्यालय में वैसे तो बाल्यकाल में, या ये कहा जाए कि अध्ययन काल में सख्त टीचर ही याद रहते हैं। सबसे सख्त जो है हमारे वो प्रिंसिपल साहब थे। लेकिन जैसे पुलिस की मैं अभी तारीफ कर रहा था कि बिना गलती के छेड़ता नहीं है कोई भी सच्चा पुलिस वाला, तो भावे साहब भी बहुत मेमोरी के बड़े पक्के थे। अटेंटिवनेस, अटेंशन उनका बहुत तगड़ा था, मेडिटेशन में रहते थे। और
एक्चुअली जब वो गलती पकड़ लेते थे तभी वो टोकते अपनी थे और शक्ति डांटते दिखाते थे। थे। और उनकी एक और आदत थी कि पब्लिकली अपमानित करने की बजाय वो एक स्लिप भिजवाते थे कमरे के अंदर और बच्चे को अपने रूम में बुला के प्यार से समझाते थे। बहुत जरूरी पड़ने पर ही कभी बहुत तेज डांट दिया या पिटाई कर दी, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज भी अगर भगवान के रूप में मतलब बचपन की यादों के रूप में अगर सबसे ज्यादा जीवन में अनुशासन के प्रति ललक मेरी जो पैदा हुई और एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में मैं श्री विश्वनाथ भावे जी को, मतलब मुझे आंसू भी आ रहा है उनकी याद करके, बहुत वो उस दिनों के आपके आदर्श बिल्कुल 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 वो मेरे आदर्श हैं। आज तक अभी हैं। अभी भी हैं। इसके बाद बनारस आपकी वापसी हुई। मैंने बनारस आए। ट्वेल्थ किया केंद्रीय विद्यालय से और 11th-12th में एडमिशन जो मेरा हुआ 11th क्लास में, वो भी एक रोचक घटना है क्योंकि 10th के बाद जैसे 80 बच्चे होते थे 3 सेक्शंस मिला के विकास विद्यालय में, 11th में वो 25 लोगों को ही लेते थे, मतलब मेरिट के आधार पे। तो 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने की जो बात हम बता रहे थे कि 80 बच्चे होते थे विकास विद्यालय में तीनों सेक्शन मिला के 10th में। 11th में वो लोग 55 लोगों को स्क्रीन कर देते थे, आउट कर देते थे, केवल 25 लोगों का एडमिशन होता था मेरिट के आधार पे। तो उन 25 की सूची में भी मेरा आना हुआ और पढ़ाई शुरू हो गई 11th क्लास की। उसके बाद एडमिशन लेने की बात प्रक्रिया चलती रही बनारस में केंद्रीय विद्यालय में और एनडी चौबे सर हमारे होते थे, श्री नरेंद्र देव चौबे जी जो अंग्रेजी के अध्यापक थे। उन्होंने अपने स्पेशल शक्ति का प्रयोग करते हुए, वाइस प्रिंसिपल सर थे हमारे वो, उन्होंने कहा कि ये टैलेंटेड बच्चा रहा है, विनम्र रहा है, अनुशासित रहा है और प्रिंसिपल सर इसके लिए हम लोगों को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। तो वो एडमिशन मेरा हुआ और 12th मैंने 1991 में 12वीं कक्षा पास की DLW से। और उसके बाद मतलब कितना उतार चढ़ाव है, पहले मिलिट्री की बात, फिर बोर्डिंग स्कूल की बात। 12th में आते आते मतलब 10th में ही समाज सेवा का जुनून हमें जग गया था और गरीब बच्चों के सहायता। थोड़ा सा चेतन जी, यदि हम सामाजिक हों उसके पहले हम घर की पृष्ठभूमि के बारे में, घर के पृष्ठभूमि में पढ़ाई को हम पूरा करते हैं। पहले 12th के बाद जी 12th के बाद जो है हमने ग्रेजुएशन किया BHU से, अंग्रेजी ऑनर्स से। और ग्रेजुएशन करने के बाद हमें था कि अब समाज सेवा ही करनी है, लेकिन गुरुजी, हमारे आध्यात्मिक गुरुजी श्री आशीष चैटर्जी जी, हमारे वो संगीत के अध्यापक थे केंद्रीय विद्यालय DLW में और आज भी वो सत्या फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनारस में लंका पे रहते हैं वो। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ मत करो या करो, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो। तो एक फॉर्म केवल हमने भरा था संतोष भैया, केवल एक फॉर्म, और वो था भारत का सर्वोच्च पत्रकारिता संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC। बाकी जो पत्रकारिता संस्थान हैं वो शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत। लेकिन 1965 में इंदिरा जी ने, तत्कालीन मतलब उस समय जो सूचना और प्रसारण मंत्री थी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कराई थी। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, एशिया के तमाम देशों से रेडियो और टेलीविजन के बड़े बड़े अधिकारी वहां ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते रहे। तो वहां पर मेरा एडमिशन हुआ 1996-97 में। मैंने वहां से पढ़ाई की 1996 से 97 तक और ये पढ़ाई का दौर रहा। इसके अलावा और भी पढ़ाई की, जैसे आरोग्य मंदिर गोरखपुर से बहुत बाद में 2006-07 में मैंने डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड डॉक्टर ऑफ योगा का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और इसके अलावा कैवल्य धाम एक योग संस्थान है लोनावाला में, पुणे बॉम्बे हाईवे पर, वहाँ से हमने योग में विशेष पाठ्यक्रम किया। विपश्यना हमने 3 बार किया, सत्यनारायण गोयनका जी की जो पद्धति है। और अभी भी ध्यान, योग, प्राणायाम सब चलता रहता है, लोगों को प्रेरित हम करते रहते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो दौर है, जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि इतना ही था जो बताने का। हम दूसरी ओर यदि चलें जी, ये आपका बाल्यकाल था, आपने अध्ययन पूरा किया जी। आदमी शिक्षित होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि कुछ अपने लिए सोचता है। जी, हम इस प्रश्नों पे आए हैं, उसके पहले हम ये कहेंगे कि बैकग्राउंड की बात करिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात। जी। परिवार में बाबूजी, माताजी, भाई क्या रहा?
बिल्कुल। क्या लोगों की सोच थी आपके बिल्कुल, प्रति? बिल्कुल। आप कैसे उन लोगों को? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल। बचपन से ही पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि रहती थी। किताबी कीड़ा तो हम नहीं थे, लेकिन जितनी देर भी पढ़ते थे बहुत ध्यान लगा के पढ़ते थे। रात में जग के पढ़ने की आदत हमें कभी नहीं रही। हालांकि अब सत्या फाउंडेशन चलाते समय ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन में रात 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है जनता की सेवा में, वो एक अलग बात है। नहीं तो समय से सोइए, समय से जगिए। और मैं कह सकता हूं कि पढ़ाई में 10th क्लास में मुझे याद है कि मैथमेटिक्स में मुझे 92 नंबर मिले थे। और जब 6वीं कक्षा में हम थे तो हमारे मैथमेटिक्स के एक सर होते थे, श्री SK लाल जी, जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो वो क्लास में आए और पहला क्लास था उनका, 3-4 सवाल पूछा, 5 सवाल पूछा और वो हाथ उठाने के लिए कहते थे। तो जब क्लास खत्म होने वाला था, 35 मिनट का पीरियड, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है जी? तो हम खड़े हो गए। मैंने कहा मेरा नाम चेतन उपाध्याय। तो खड़े हो जाओ, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। तो वो बड़े कड़क मिजाज वाले सर थे। हमने कहा कोई सजा तो नहीं मिलेगी, तो ऊपर हम खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये क्लास का डायमंड है, हीरा, ये बच्चा चेतन उपाध्याय इस क्लास का हीरा है। तो वो 6वीं कक्षा में कहा गया वाक्य सर का, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्टिमुलेंट था, सबसे बड़ा कैटलिस्ट था। और ये मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो रिश्ता बनता है उसको अंतिम समय तक ईश्वर बरकरार रखवा देते। मेरी क्या क्षमता, देवादिदेव महादेव की कृपा थी कि मृत्यु के बाद घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पे केंद्रीय विद्यालय से अगर कोई एक लड़का था तो विद्यार्थी था, तो वो मैं था। अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई, 3 साल। अंतिम यात्रा तक आप? जी, मैं उसमें था। तो पढ़ाई में मेरा मन बहुत लगता था। और पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। लोग मतलब प्रकाशित खुद को हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोगों का जो गांव है, पैतृक गांव, वो चौबेपुर थाना अंतर्गत भगतुआ गांव है। और DLW जहां हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वहां से 29 किलोमीटर। और माता जी का जो घर है वो राजवाड़ी है, रजवाड़ी बोलते हैं उसको। मार्कंडे महादेव कैथी उसके करीब में रजवाड़ी गांव है। तो गांव से कनेक्शन हमारा पूरा बना था। पढ़ाई करने का क्या फायदा होता है वो पता था, पढ़ाई न करने का क्या फायदा होता है वो पता था। नौकरी करके हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी करें, अच्छी कमाई करें, अच्छी पत्नी आए, लेकिन पता नहीं कहां से क्या चीजें हुई जीवन में, मुझे नहीं पता। RSS के तमाम लोगों को नाम मैं गिना सकता हूं, लेकिन वो आत्मश्लाघा न हो जाए, अभी भी ऐसे तमाम लोग जीवित हैं। बचपन से मैंने घर में उनको, उनकी थाली में खाना परोसा, घर में उनको बुलाया जाता था। पिताजी इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए हमारे पिताजी। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आंदोलनकारी परिवार से हम आते थे, लेकिन मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव रहता था। और ये सब बताने का ये भी मकसद नहीं है कि हम कांग्रेस या कम्युनिस्ट या आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं। हर पार्टी में अच्छे और खराब लोग हैं, लेकिन हमारी जो पृष्ठभूमि है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो बचपन से उन लोगों को हमने खाना खिलाया, खाना परोसा। तो शायद उनको अविवाहित देख के जो प्रचारक लोग घर में आते थे, कहां से प्रेरणा जगी हमें नहीं पता, लेकिन 10वीं कक्षा में यंग इंडिया क्लब के नाम से हमने एक क्लब बनाया और चैरिटी लकी ड्रॉ के करके गरीब बच्चों के सहायतार्थ हमने काफी कुछ काम किया था। 10वीं कक्षा के बाद 11वीं में जाना था, छुट्टी के समय में जो समर वैकेशन थी वो मैंने ये काम किया था। उसके बाद 11वीं 12वीं में आते आते ये पुष्ट होने लगा विचार कि समाज सेवा के क्षेत्र में ही जाना है। और 12वीं कक्षा के बाद मेरा बहुत डीप इंटरेक्शन, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो समाज के प्रति दृष्टिकोण उसको बनाने में मैं पुनः उनका नाम लेना चाहूंगा। देवता तुल्य, ईश्वर तुल्य, पिता तुल्य, जो भी हम उनको नाम दे लें, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। उनके साथ मेरा 2 साल तक एक घर में रहना हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ जाना, समाज में कैसे चलना है, सामाजिक मुद्दों को कैसे उठाना है, कैसे संवाद करना है, विवाद नहीं संवाद करना है, पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी हथियार के, बिना किसी गनर के, जैसे वो चले जाते थे। बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी। 2 साल उनके साथ रहना हुआ, लगभग 1.5-2 साल। और फिर वो 2 साल का ब्रेक था पढ़ाई से मेरा। मेरे मन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लखनऊ जाके कोचिंग भी लिया, लेकिन प्रकृति को, भगवान को कुछ और मंजूर था।
तो समाज सेवा करना है ये पक्की बात थी, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर लो। पत्रकारिता की पढ़ाई करने गए तो वहां पे अच्छे लोगों का संपर्क मिला। राणा यशवंत जी जो अभी इंडिया न्यूज में हैं वो हमारे क्लास फेलो थे। मंजुला सिंह जी अभी यूएस में हैं, काफी समय तक सहारा और बड़े बड़े अखबारों में काम किया, वो हमारी क्लास फेलो थी। अच्छे अच्छे लोग बहुत, हिमांशु मिश्रा जो भी आज तक में हैं, दिल्ली में आज तक में हैं, तो बहुत सारे लोग, मतलब अश्विनी जी, बहुत सारे लोग। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। डॉक्टर रामजी लाल जांगीड़ जी हमारे हिंदी पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष थे। तो करते 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 मुझे लगा कि थोड़े समय नौकरी भी कर ली जाए, समाज सेवा ज़्यादा अच्छी होगी। तो नौकरी की, और संजोग से मुझे संवाद परिक्रमा ग्रुप है दिल्ली में, श्री हरिशंकर व्यास जी का गपशप कॉलम उनका काफ़ी वर्षों तक अखबारों में चलता था। तो हरिशंकर व्यास जी के पास मुझे बड़े साहित्यकारों में नाम है। हरिशंकर वो तो परसाई साहित्यकार, परसाई। और हरिशंकर व्यास जी पत्रकार पत्रकार, मूलतः राजस्थान के। तो उनका आशीर्वाद मिला, और उनसे जोड़ने वाले श्री सत्येंद्र रंजन जी जो जनसत्ता में होते थे, और जनसत्ता मतलब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का अखबार, बहादुर शाह जफर मार्ग पे कार्यालय था जनसत्ता का। और आईआईएमसी में अंत में कुछ दिन की, कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग करनी होती है, इंटर्नशिप, तो वो जनसत्ता में मैंने किया। सत्येंद्र रंजन भैया से बहुत आशीर्वाद मिला, और हमने कहा हमें नौकरी की ज़रूरत है। तो हमें संवाद परिक्रमा ग्रुप में शहीद भगत सिंह पैलेस में बीएसएनएल टावर के पास हमें वहाँ पे नौकरी मिली। तो उनकी एक पत्रिका निकलती थी, कंप्यूटर संचार सूचना। तो मेरा ट्रांसलेशन का काम, लिखने का काम, शुद्ध हैंड राइटिंग देख के व्यास साहब बड़े खुश हुए। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि DD1 चैनल पे कारोबारनामा कार्यक्रम उनका चलता था, संवाद परिक्रमा टीवी का, तो उसके लिए भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलता रहा। आवाज़ आती रही, वॉइस ओवर चलता रहा। लेकिन चूंकि ग्रुप थोड़ा मतलब अपनी सबकी सीमाएं होती हैं, तो सैलरी को लेके थोड़ा मन में था मेरे कि थोड़ी और सैलरी हो, थोड़ा बड़ा पर्दा मिले। तो नलिनी सिंह मैडम से मेरी मुलाकात हुई। आंखों देखी कार्यक्रम उनका चलता था, और हेली रोड में उनका ऑफिस होता था, कनॉट प्लेस के पास हेली रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास हेली रोड। तो मैडम से मिले, तो मैडम ने कहा ठीक है कल से ज्वाइन कर लो। कितनी सैलरी वहाँ मिलती है? तो हमने कहा कि 3000 रुपये मिलते हैं हमें। कितने घंटे का? तो हमने कहा कि पहले तो 8 घंटे थे, लेकिन अब हम 4 घंटे करते हैं, और बाकी टाइम आप जैसे लोगों से मिलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा 6000 रुपये हम तुमको देंगे चेतन। और मतलब इंटरव्यू हुआ, थोड़ा टेस्टिंग हुई। अशोक श्रीवास्तव जी जो अभी DD न्यूज़ में हैं वो वहाँ पे कार्यरत हुआ करते थे, रीमा पाराशर जी जो अभी आज तक में, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और हरिशंकर व्यास सर को बड़ी दुख के साथ, चूंकि पिता तुल्य उनका प्यार था, और सत्येंद्र रंजन जी ने नौकरी लगवाई थी, तो मेरे सामने बड़ा धर्म संकट भी था कि कैसे हम बोलें, कैसे माफ़ी मांगें। लेकिन दोनों ही सर लोगों ने हमें कहा बिल्कुल आप आगे बढ़ो, बिल्कुल आप आगे जाओ। तो मैडम के पास मेरा आना हुआ, तो बहुत अच्छे अनुभव हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। आंखों देखी के लिए मैं रिपोर्टिंग करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टोरी एडिट करवा के, शहजाद अख्तर साहब होते थे वीडियो एडिटर, तो स्टोरी कटवा के, वहाँ लैंग्वेज चलती है कटवाना, तो स्टोरी कटवा के हम मुनिरका के लिए घर के लिए निकले अपने 2 व्हीलर से। तभी हमें लगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्यक्रम है ये तो अब प्रसारित होना शुरू हो गया होगा। तो इंडिया गेट के पास का वो इलाका था, मुझे पूरा एग्जैक्ट दुकान का नाम नहीं याद है, वो खोमचा जैसे पाचमान और चाय की दुकान होती है, तो उनके यहाँ टीवी लगा हुआ था, DD1 चालू था। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं जरा सा उन्होंने मना भी नहीं किया, मैंने टीवी देखना शुरू किया, और थोड़ी ही देर बाद मेरी ही आवाज़ टेलीविज़न के माध्यम से मेरे कानों में आ रही है। बहुत अच्छी स्मृतियां हैं। और जनसत्ता में जब हम बतौर इंटर्नशिप जब हम कर रहे थे बतौर ट्रेनिंग, तो श्री राहुल देव जी कार्यकारी संपादक थे, उनके भी हम संपर्क में रहते थे। तो जब आज तक में उनका ज्वाइनिंग हुई SP सिंह जी की डेथ के बाद, तो मैं आमंत्रित किया बतौर कार्यक्रम सहायक आज तक में जोड़ने का। नलिनी सिंह मैडम को छोड़ना भी अपने आप में, क्योंकि इतना बड़ा वो अपने में खुद संस्था है, इतनी बड़ी ब्रांड है, तो मैंने नम आंखों से उनसे अनुमति ली और इंडिया टुडे ग्रुप यानी आज तक को ज्वाइन किया राहुल देव जी के अंडर में। ज्वाइन जिस दिन किया वो वैलेंटाइंस डे था, 14 फरवरी था 1998 का।
और अगले ही दिन अजय उपाध्याय जी, जो कि हिंदुस्तान के संपादक रहे, बहुत बड़े पत्रकार अजय उपाध्याय जी, आप परिचित हैं उनके नाम से, तो उनको स्टोरी मिली थी नज़मा हेपतुल्ला जी का इंटरव्यू करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने बात कर ली है राहुल सर से, ये इंटरव्यू तुम्हें करना है चेतन। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि अभी दूसरा ही दिन था और नज़मा जी का इंटरव्यू करने के लिए हम गए। नज़मा जी बड़ी प्रभावित हुई मेरे बातचीत के शैली से, अन्य बातों से। फिर पत्रकारिता के दौर में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उनके काफ़ी करीब आने का मौका मिला। सुषमा स्वराज जी से मुलाकात का मौका मिला। प्रमोद महाजन जी के साथ कई बार गाड़ी में घूमने का, एक गाड़ी में चलने का, पीछे सिक्योरिटी है, एस्कॉर्ट है, ड्राइवर चला रहा है, हम सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। वेंकैया नायडू साहब, उनका इंटरव्यू होना था आज तक के स्टूडियो में, तो हमसे कहा गया कि कोऑर्डिनेशन के काम में आज आप रहेंगे और वेंकैया जी को ससम्मान आज तक के स्टूडियो लाने का कार्य हमें दिया गया। आज तक की गाड़ी से उनके घर तक गए और फिर घर से उनकी गाड़ी में बैठ के बातचीत करते हुए आज तक के स्टूडियो तक आए। और सबसे जो रोचक संस्मरण मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी जी को लेके, ममता बनर्जी जी की जो नीति है, मतलब कभी इधर कभी उधर वाले, उस समय कांग्रेस नहीं, उस समय वो गठबंधन का हिस्सा थी, गठबंधन अटल जी प्रधानमंत्री थे और ऐसा कांग्रेस छोड़ चुके थे जी। तो कुछ ऐसा अप्रिय सवाल था जिसको मैंने अटल जी से पूछने का, प्रधानमंत्री बन चुके थे, हालांकि जब वो विपक्ष के नेता थे तब भी मेरा उनसे इंटरेक्शन बन चुका था, काफी बार मुलाकातें हो चुकी थी। तो अप्रिय सवाल मैंने बड़े शालीनता से पूछा और आजकल के नेताओं की तरह नहीं कि अप्रिय सवाल पूछ दिया तो डांट दिया या कैमरा ऑफ करो जी, या तुम तो क्या पाकिस्तानी हो क्या या मतलब इस तरह की जो बात वो नहीं बोलेंगे तो उनके समर्थक लोग बोल देंगे। तो ऐसा ना करके अटल जी ने बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से, हंसते हुए मेरे सवाल को एकदम ट्विस्ट कर दिया, टाल दिया और पूरे जो सभी पत्रकार गण थे, अलग अलग पीटीआई, यूएनआई, अलग अलग अखबारों के, तो वो सब भी बिल्कुल हंसी का फव्वारा छूटा और अटल जी जैसे इस तरह से विजयी मुद्रा में निकले और हमें भी, लेकिन उन्होंने पराजय वाला भाव मेरे अंदर नहीं पैदा किया, हंसी वाला भाव। तो ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे संत पुरुष थे। कमियां तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन अच्छाइयों पर हमें फोकस करना चाहिए। एक बात और कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनका भी बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम मिला और जब उनकी बारी आई दुनिया को छोड़ने की तो उन्होंने कहा चेतन जी हम क्या कर दें। हमने कहा आपका प्यार ही सब कुछ है। उनके सेक्रेटरी साहब श्री आरबी यादव जी, उन्होंने कहा देखिए हम सीरियसली बोल रहे हैं, बाबूजी जिनको आप बाबूजी कहते हैं वो सीरियसली आपके लिए कुछ कर देना चाहते हैं। सत्या फाउंडेशन उस समय हमारा लॉन्च हो चुका था। हमने कहा बाबूजी अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे बारे में जो सोचते हैं, अच्छा या बुरा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई होती है, हम लिखित रूप में बस अपनी भावनाओं को आप प्रकट कर दीजिए। तो वो लिखित पत्र मैंने अपने फेसबुक पेज पर 2 महीने पहले, लगभग 1.5-2 महीने पहले, वो डेट मुझे देखनी पड़ेगी, वो मैंने अपनी स्मृतियों को लेटर के साथ पोस्ट किया था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आईपीएस, यूपी कैडर के भी, दिल्ली वाले भी और बाहर भी, हरियाणा में भी काफ़ी काम किया। तो बहुत सारी सुखद स्मृतियां हैं और दुखद स्मृतियों को याद रखने की कभी मेरी आदत ही नहीं है। चाहे वो कश्मीर में 2017 में जो हमने काम किया, बहुत अच्छी स्मृतियां हैं, 1-2 गड़बड़ भी हो जाती हैं, तो उसको इशू हम नहीं बनाते। जीवन है, चलते रहना चाहिए। और जब हम क्षमा देना सीख जाते हैं लोगों को, तो हमें भी क्षमा मिलना शुरू हो जाती है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह से घर में, परिवार में, संगठन में, कहीं पर भी सब लोग एक जैसे नहीं होते और हर व्यक्ति, चाहे हम उसको रावण भी बोल दें कि ये तो बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य योनि में अगर आया है तो उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं और अच्छाइयों पर अगर हम फोकस करें तो हमें लगता है कि देश और समाज ज्यादा आगे बढ़ेगा। चेतन सर, हम अब दूसरी ओर आ रहे हैं जी। आपका बाल्यावस्था, अध्ययन काल, आपका वो ललक जब बहुत सारे शख्सियतों से आपकी मुलाकात, उनसे सीखने का मौका, आपको अपने आप को जानने का मौका, उसके बाद आप फिर से काशी आते हैं जी, और समाज से जुड़कर सत्या फाउंडेशन को लेके आते हैं। जी सर, जी सर। क्या सोच थी, क्या करना चाहते थे? देखिए, जब आज तक में हमने काम किया
और आज तक मतलब सर्वोच्च चैनल था इंडिया टुडे ग्रुप का, कंफर्म नौकरी, परमानेंट नौकरी, पीएफ, वीपीएफ, मेडिकल, तमाम चीज़ें। उस दौरान भी मुझे कई बार ऐसा लगा कि जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं नौकरी की अपनी सीमाएं हैं, गैप हो रहा है, गैप हो रहा है। तो बीएचयू से मैं बिल्कुल क्रांतिकारी वाला रूप लेकर गया था, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको याद होगा कि पहले अनिश्चितकालीन बंदी होती थी, बिरला हॉस्टल पे अवैध कब्जा था, तो उसके लिए मैंने आमरण अनशन किया था बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के रूप में, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हम थे। तो वो क्रांति का जो आग थी भीतर, हालांकि सारे पैनल्स ने, एबीवीपी पैनल, एनएसयूआई, एसएफआई, सब ने कहा कि चेतन जी आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, छात्र संघ अध्यक्ष का, और आप निर्विरोध निर्वाचित होंगे। हमने कहा भैया हम चुनाव लड़े बदे ना आए लाई, पढ़ाई करे के है और आगे समाज सेवा करे के, न पढ़ब तो आगे कैसे काम चली। तो पढ़ाई करके तुरंत उसी कॉन्टिन्यूएशन में आईआईएमसी जाना, तो जो ललक थी कुछ करने की, वो हमें लगा कि कहीं ना कहीं युवा अवस्था में ही आ गया था। हाँ, वो था मेरे अंदर, लेकिन हमें लगा कि नौकरी जो है वो कहीं ना कहीं हमें सीमित कर रही है, और तमाम अच्छी स्टोरीज जिनको मैं अच्छा समझता था, लेकिन वो स्टोरीज कई बार ड्रॉप हो जाती थी। कई बार हमें लगता था जैसे कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हम पूरा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और इस बात को जब अच्छे से महसूस किया तो आदमी आगे तभी बढ़ पाएगा ना जब गलती को स्वीकार करेगा। जब हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि माँ गंगा के जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो गंगा का वास्तविक कल्याण हम कैसे कर पाएंगे? माँ 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 हम करते रहें। तो उसी तरीके से जब हमें ये एहसास हो गया कि सीमा है, तो फिर हम रास्ता ढूंढना शुरू किया। तो हमें लगा कि बॉलीवुड में चल के, फिल्म इंडस्ट्री में चल के हम थोड़ा संपर्क बनाएंगे, लेकिन शुरू में रहने खाने की जगह चाहिए। तो मैंने नौकरी ज्वाइन की, और संजोग से कुछ ही महीने में, 1-2 महीने के अंतराल में हमें एट फैक्टर्स ग्रुप, जो राजेश चतुर्वेदी जी और मदन बहल जी चलाते हैं आज भी, एट फैक्टर्स इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, तो वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला बतौर कंसल्टेंट। तो दिन भर हम नौकरी करते थे, जनसंपर्क चलता था, और शाम को जुहू के इलाके में और बॉलीवुड के क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करते थे, चकाचौंध में रहते थे जी। लेकिन जब कंपनी को ये पता चला, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इनका माइंड डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ और भी इनके दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ी सी उनको निराशा हुई। और हमने उनको हालांकि आश्वस्त किया कि नहीं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि ना ये ना वो, मुझे अब बनारस चल के अपने कैमरे के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, गांव देहात से जुड़ के, अपनी जमीन से जुड़ के कुछ काम करना है, और फिल्म बनाने का काम देखा जाएगा, उसको एक बार बैक बर्नर में डाल देते हैं। तो 15 सितंबर सन 2000 को मैंने मुंबई के ग्लैमरस दुनिया को अलविदा कहा, बाय बाय किया। उसके पहले एमएफ हुसैन साहब से आमने सामने देखा देखी हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी बहुत सारे लोगों से, एक नाम क्यों लिया जाए, शेखर सुमन साहब से, आशुतोष राणा जी से, बहुत सारे लोगों से, मतलब एक नाम ना लिया जाए, कई निर्देशकों से भी। माधुरी दीक्षित जी का भी मैंने दीदार कर लिया था एक कार्यक्रम में, मतलब जिनको गॉडेस कहा जाता है बॉलीवुड की। तो सब कुछ करने के बाद मुंबई छोड़ना, और जब 15 सितंबर को रिजाइन किया तो 1 महीने के अंदर ही जो कंपनी के एमडी साहब हैं मदन बहल साहब, उनका बनारस आना हुआ और बोले कि वी आर मिसिंग यू ए लॉट। और उस टाइम पर मुझे 50,000 पर मंथ, यानी 6 लाख सालाना की बात सर ने मुझे कही थी। आज से 23 साल लगभग हो गए, 23 साल से भी अब ज्यादा हो गया, आज 3 अक्टूबर है। लेकिन या 23 साल ही कहा जाए, क्योंकि 1 महीने बाद वो आए थे, 23 साल में भी कुछ समय बाकी है। 15 सितंबर को हमने रिजाइन किया था। हमने कहा सर अब सत्या फाउंडेशन के लिए हम सोच चुके हैं और अब हमें पीछे नहीं हटना है। तो समाज के लिए काम करना हमने शुरू किया। संस्था बनाई जो कि 30 दिसंबर सन 2000 को बनारस के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड हुई। और बचपन से ये सोचती कि एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट, तो फिर लोग गवर्नमेंट से पैसा क्यों लेते हैं। तो सरकार कोई भी हो, किसी भी गवर्नमेंट से हमने कभी फंडिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया। फकीरी में जो आनंद है, वास्तविक फकीरी में, वो अमीरी में नहीं है। हम संस्था को पैसे से बहुत समृद्ध बनाने के लिए कई लोगों ने कहा FCRA करा लीजिए।
एफसीआरए भी नहीं कराया, न कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट से लिया, न सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, न कभी कोई कॉरपोरेट फंडिंग ली। ये बात अलग है कि कोशिश काफी लोगों ने की। ब्लैक से व्हाइट करने का धंधा भी एनजीओज में खूब चलता है, वो सब धंधे में भी कभी पढ़ने का हम साहस ही नहीं किए, क्योंकि मां के नाम पे संस्था है। तो कोई भी ऐसी गलत चीज जो अन्य लोग करते हैं अगर हम कर देंगे, तो जब आप संस्था बनाए, हम अगर कर देंगे तो फिर हम कौन एग्जाम्पल कौन रहेगा समाज ठीक बात है। जब आप संस्था बनाए तो आखिर ये ध्वनि प्रदूषण ही कहां से आपके? बहुत सही सवाल। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को अमूमन आपके पहले की बात करें, इसी बनारस की बात करें, जी, बहुत लोग नोटिस नहीं लिए करते थे। बहुत अच्छा सवाल आपका। सन 2000 में जब 30 दिसंबर को हमारी संस्था विधिवत रजिस्टर्ड हुई, उसका रिन्यूअल हर 5 साल पे होता है, तो हमारा जो एजेंडा था उसमें ध्वनि प्रदूषण शब्द नहीं था, उसमें पर्यावरण था। और पर्यावरण के पहले भी हमारा था कि योग, ध्यान, संगीत और प्राकृतिक जीवन शैली, उसके माध्यम से भारतीय दर्शन, हाँ, भारतीय दर्शन, धर्म, हम लोगों को जागरूक करेंगे। रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, स्कूलों में कार्यक्रम करके। तो हम जेलों में भी जाते थे, तमाम जेलों में गए, कैदियों के बीच कार्यक्रम किया। एनडीटीवी और तमाम एएनआई, तमाम चैनलों ने हमारा कार्यक्रम कवर किया, जेलों के कार्यक्रम को, वो सब आपको नेट पे मिलेगा। ये सब चल रहा था। और अपनी आजीविका के लिए एक बहुत बड़ा परिवार इस देश का, मतलब बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार मैं कहूँगा, उनका हमारे ऊपर वरद हस्त पड़ा, उनकी दृष्टि पड़ी। बनारस में उनका आना हुआ, उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी इनकी इमेज है, हर जगह नाम उन्होंने सुना, तो वो मिलने के लिए परिवार हमसे आया, संपर्क बना। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, वो डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे। और उस कारण से मेरा दिल्ली में जाना हुआ। दिल्ली में जाके मेरी अपनी विद्या को कैसे इनकैश करना है, उससे कैश कैसे आए, तो मैंने लेक्चर्स देना शुरू किया, विद्यालयों में, RWAs में कार्यक्रम करना शुरू किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2006 के ज़माने में 3 दिन के कार्यक्रम के लिए हम 2-2 घंटे कार्यक्रम करते थे, और 40,000 रुपए की राशि मेरे हाथ में तीसरे दिन रखी गई थी 3 दिन के कार्यक्रम के लिए 2006 में। तो ये सब चल रहा था, धुआंधार चल रहा था। तिहाड़ जेल में भी हमने कार्यक्रम किया कैदियों के लिए, और उससे भी पैसा कैसे आना है, वो सब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि अपनी विद्या से पैसा भी आना चाहिए। तो तमाम जगहों पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बतौर विजिटिंग फैकल्टी मैंने जाना शुरू किया। उसी दौरान रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, वहां पे बतौर विजिटिंग फैकल्टी जुड़ने का मौका मिला। अभी भी मैं ISTM से जुड़ा हूं, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, istm.gov.in वेबसाइट पे विजिटिंग फैकल्टी में आपको मेरा नाम और बनारस का एड्रेस मिलेगा। तो धनराशि थोड़ी थोड़ी मिलना शुरू हो गई, आना शुरू हुआ, और मेरा ज्यादा हिस्सा दिल्ली में ही बीतने लगा। बनारस की संस्था और दिल्ली में, दिल्ली के आसपास SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ऑफ इंडिया में 3-3 दिन का कार्यक्रम, धनराशि आनी थी और वो जरूरत भी थी, और वो चेतन उपाध्याय नामक प्राणी के खाते में आने लगी, अपार्ट फ्रॉम सत्या फाउंडेशन। ये पर्सनल मेरा काम होना शुरू हो गया। मुझे याद है भाई साहब कि फरवरी के पहले हफ्ते में पिताजी से मेरा फोन पर संवाद हुआ, 2008 की बात है, और पिताजी ने कहा कि बेटा मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है, 8 फरवरी को वो ऑपरेशन होगा, और बनारस में ककरमत्ता इलाके में ओपल अस्पताल, जो अभी भी ओपल अस्पताल है पॉपुलर के बगल में, तो 3-4 टके का ऑपरेशन होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम बड़े पुत्र हो, मेरे पुत्र हो, तो मैंने बता दिया। और छोटा भाई प्रतीक तो बनारस में है ही, पूरा परिवार, उनकी पत्नी। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाया। तो मैं एक दिन पहले बनारस आ गया। 8 फरवरी को ऑपरेशन हुआ। 10 तारीख को पिताजी शाम 6 बजे घर पे आ गए। डॉक्टर ने कहा कि 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद, मुझे ध्यान नहीं है, टांका कटेगा। तो ठीक है साहब। घर पे आने के बाद 10 फरवरी 2008 को अगर आप पंडित जी से अगर पत्रा निकलवाएंगे तो जबरदस्त लगन का दिन था, शादी की लगन थी। और जहां पे हम लोग बैठे हैं अभी महमूरगंज में, जहां पे 12, कम से कम 10-12 मैरिज लॉन्स थे, अभी तो काफी मैरिज लॉन खत्म हो गए। उन मैरिज लॉन्स में धुआंधार डीजे बज रहा था। पिताजी
टांके में टांका लगा हुआ, छटपटा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे लंबे समय तक नौकरी की, तो मुझे 10 बजे का नियम पता था। तो 10 बजते ही मैंने 100 नंबर होता था, वो 100 नंबर लखनऊ नहीं जाता था, वो कंट्रोल रूम बनारस में जाता था। होते थे जी। तो 100 पे कॉल किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा नाम मुझे याद नहीं है और नाम बताना भी नहीं चाहिए, कई चीजें ऑफ द रिकॉर्ड, अच्छी स्मृतियों को ही याद रखना चाहिए, तो और इसमें कुछ बुरा है भी नहीं, ये नेचुरल लाइफ स्टाइल थी बनारस की। उन्होंने कहा भैया उपाध्याय जी, तोहरे घरे में बियाह ना पड़ी का। तो हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, पूरी शालीनता के साथ हमने कहा सर, अगर आत्मश्लाघा ना लगे, अगर घमंड आपको ना लगे, तो मैं कहना चाहूँगा विनम्रता पूर्वक कि हमारे घर में छोटे भाई का जब विवाह हुआ था तो कोई डीजे नहीं बजा था, ना कोई पटाखा चला था, सिंपल ढंग से शादी हुई थी और 9:30 बजे हमारा मधुर संगीत जो बज रहा था वो भी 9:30 बजे बंद हो गया था। और इन सब बातों के साक्षी बने थे उस समय के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज की डेट में वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। तो राजनाथ सिंह जी बतौर मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में आए थे और पेपर कटिंग भी मेरे पास है सर। तो ऐसा मत कहिए सर कि उपद्रव करना, डीजे बजाना ये किसी का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे वृद्ध पिताजी हैं, बीमार हैं, अस्पताल से आज ही आए हैं, टांका लगा है उनको। तो उनको बात मेरी समझ में आई, लेकिन मैंने डबल सेफ्टी के लिए तत्कालीन एसपी सिटी साहब श्री राजीव मल्होत्रा साहब के नंबर पे कॉल किया। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, वो मेरा नाम और सत्या फाउंडेशन को पहले से अवेयर थे, नॉइस पोल्यूशन अभियान उस समय तक चालू नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा चेतन जी गिव मी सम टाइम, और 10 मिनट के अंदर सारा डीजे एकदम बंद हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया घर के आसपास, पिताजी शांतिपूर्वक सो पाए। ये बात हमने कहा, चूंकि अंदर में समाज सेवा का जज्बा है शुरू से, हमने कहा यह भी एक सेवा होगी कि इस सकारात्मक समाचार को मीडिया में अगर ये पब्लिश हो जाए। तो पिताजी यहां पे सो रहे थे, माताजी घर में थी, हम फ्लैट के बाहर गए कॉरिडोर में और धीरे धीरे 15 मिनट के अंदर मैंने 4-5 मीडिया वालों को ये बात बताई। अगले दिन अखबार में ये खबर छपी, तो पूरे शहर की जनता ने फोन करके हमें कहना शुरू किया, हमें भी और पुलिस अधिकारियों को भी, कि ये तो सबकी जरूरत है। पूरा एकदम अराजकता का दौर था, जंगल राज था, वैसा ही राज जैसे अभी सावन के महीने में था, रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे थे, तो वैसा उस समय, अभी तो 1.5-2 महीने की ये बात थी, हालांकि काफी योगी जी ने कंट्रोल किया, लेकिन उस समय ये आए दिन की बात थी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज एनिवर्सरी, तो कभी ये तो कभी वो, रात रात भर का जंगल राज था। तो उस पर विराम लगाने के लिए अभियान चलना चाहिए। तो हमने क्या किया कि दिल्ली जाना था, दाल रोटी की बात थी, हमने पिताजी माताजी से कहा कि 1 हफ्ते हम यहाँ रहेंगे, पैसा थोड़ा बैंक बैलेंस है मेरे पास, और 1 हफ्ते में हमने क्या किया साहब कि सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग और 11 फरवरी को जो अखबारों की कटिंग थी उसको लगा के चस्पा करके, और बड़े बहुत प्रोफेशनल ढंग से नहीं लेकिन सेमी प्रोफेशनल ढंग से हमने डिज़ाइन किया अपने पैम्पलेट को, सभी थानों के नंबर, बड़े अधिकारियों के नंबर कंपाइल किया पुलिस ऑफिस जाके और बांटना शुरू किया। तो चुन चुन के हम बांटते थे, और महमूदगंज चूंकि हब था तो पहले यहीं से, घर से ही सफाई की शुरुआत हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगल बगल के बिल्डिंग्स में जाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके हम पैम्पलेट बांटते थे, और वो भी साइक्लोज, मतलब जेरोक्स कराया हुआ पैम्पलेट, प्रिंटिंग प्रेस का नहीं था। तो एक डॉक्टर साहब मिले, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि चेतन जी क्या ये वास्तव में काम करेगा, ये जो आप बांट रहे हैं? हमने कहा सर काम करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो सर मेरा भी नंबर इसमें लिखा हुआ है सत्या फाउंडेशन का। तो बोले अच्छी बात है, मैं तो यहीं रहता हूं महमूदगंज में और हमारे आए दिन की न्यूसेंस है। तो अगले दिन उन्होंने कॉल किया, ठीक 10:05 पे, 10:15 पे बंद। फिर 3-4 दिन बाद फोन किया, 10 बजे फोन किया, 10-15 मिनट में बंद। तो उन्होंने कहा तीसरी बार, जब तीसरी बार सफलता मिली, चेतन जी मैं आपके अभियान से बहुत प्रभावित हूं, और 10,000 पैम्पलेट छापने का कितना पैसा लगेगा? ये बात है अप्रैल 2008 की, अंतिम मतलब तीसरा या चौथा हफ्ता रहा होगा। हमने कहा सर प्रिंटिंग प्रेस का तो मेरा ऐसा कोई अनुभव है नहीं, लेकिन मैंने कोटेशन लिया। तो 2008 में 10,000 पैम्पलेट नॉर्मल पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट डबल साइड प्रिंटिंग का 5,500 का कोटेशन हमें मिला। तो संग्रहण का कोई चक्कर था ही नहीं सत्या फाउंडेशन के साथ, माँ के नाम पे संस्था,
तो पूरा पैसा 5,500 का जब कोटेशन मिला तो हमने वही उनको बताया, और हमने ये भी कहा कि हमारे परिचित एक प्रिंटिंग वाले हैं, बाकी जगह हो सकता है ज़्यादा लगता हो, लेकिन 5,500 का कोटेशन है। तो 10,000 पैम्पलेट जब हमें मिले तो हम और धुआंधार बांटना शुरू किए। 10,000 पैम्पलेट अभी खत्म भी नहीं हुआ था, 4-5 हज़ार ही पैम्पलेट हो पाया था। तब तक एक और सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने पूरे मोहल्ले में बंटवाना चाहता हूं, और बिना नाम के, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें पैम्पलेट छपवाने। तो ऐसे करके कोई 10,000, कोई 5,000, अब ये अभियान बढ़ता गया। और आपको मैं बताऊं कि लंबे समय तक हम बनारस में ही रह गए। उसके बाद हम लौटे जब दिल्ली दाल रोटी के लिए, तो 6वां दिन था, हम दिल्ली में रहते थे और काफ़ी जगहों पे रहे। लोधी कॉलोनी में भी रहना हुआ, लोधी कॉलोनी के पास बहुत जगहों पे रहना हुआ। तो मेरे पास फ़ोन आया, और फ़ोन करने वाली माता जी ने कहा, वृद्ध महिला थी, बेटा चेतन, आप सत्या फाउंडेशन से ही बोल रहे हैं ना? हम बोले जी माता जी। अब आज से समझ में आ गया कि वृद्ध माता जी हैं। बेटा लग रहा है आजकल आप बनारस छोड़ दिए हो क्या? हमने कहा माता जी अभी तो हम बनारस में ही थे और अपना काम धाम छोड़ के वहीं पे थे, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो बोली कि बेटा डीजे बहुत परेशान कर रहा है। तो हमें लगा कि 6 दिन मेरे न रहने से, जागरूकता अभियान छोड़ने से ऐसा हो गया। तो हमने फिर कहा माता जी कहाँ पे बज रहा है? संबंधित थाना अध्यक्ष महोदय को, कंट्रोल रूम को बताया, तुरंत बंद हुआ। माता जी को फीडबैक भी मैं लेता हूँ सबसे। माता जी ने कहा बेटा बंद हो गया। फिर मैंने संकल्प लिया कि 15 दिन बनारस को दूंगा और 15 दिन दिल्ली को। दाल रोटी के लिए 15 दिन, क्योंकि अच्छा पेमेंट लोग देते हैं इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। आज भी बहुत सारी जगहों पर, अभी एक कंपनी में मैंने 1.5 घंटे का कार्यक्रम दिया था 2 महीने पहले, वो अभी तक के जीवन का हाईएस्ट पेमेंट है। टैक्स काट के 23,700 रुपये डिजिटल पेमेंट मेरे इंडियन बैंक के खाते में वो आया पेमेंट। तो उस समय भी अच्छा मिलता था। तो हमने कहा 15 दिन दाल रोटी, पत्नी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, अपना तामझाम कुछ है नहीं, कोई शौक इस तरह का ऐब है नहीं। तो हमने कहा 15 दिन सेवा और 15 दिन अपनी दाल रोटी। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि हमें लगा कि नहीं, बनारस को जरा और ज़्यादा समय दिया जाए, और अब हम कभी कभी यहाँ वहाँ जाते हैं और ज़्यादातर समय बनारस को देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी काउंसलिंग, काफ़ी क्लासेस चलती रहती हैं, लोगों के लिए प्रेरणा हम देते रहते हैं। तमाम पति पत्नी लोग आते हैं झगड़ा लेके। पत्नी एक आई, बहुत बड़ी अधिकारी थी, मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखना है चेतन जी। हमने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र मत लिखिए, अपने पतिदेव को एक प्रेम पत्र लिखिए, और एक मत लिखिए, 1 महीने में 3 लिखिए, और कहिए तो ड्राफ्टिंग भी हम करा दें। ये बात अलग है कि उनको मेरी बात समझ में नहीं आई, और पतिदेव को लगता रहा कि चेतन खलनायक है इसमें। उन्हीं के जाने के बाद, मतलब उनके मन में जो भी अलग अलग सबकी अवधारणा होती है, बाद में अवधारणा मिट भी जाती है। तो बहुत सारे केसेस आते हैं, और फिर अंत में इंडिविजुअल काउंसलर के रूप में वो हमें कुछ देना चाहते हैं। कैसा लगा ये पूरे सफर की यदि हम बात करें? पूरे सफर तो के जब बुढ़ी माता जी आपको आशीर्वाद देती होंगी, जी 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 जी, उनके जो दिल की आवाज बाहर आती होगी, जी 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 जी, या जी, उस दिन जिस दिन आपके मन में ये प्रेरणा आई कि हमारे बाबूजी बीमार हैं और ये कान फोड़ू आवाज हमें ही नहीं लोगों को भी परेशान कर रहा है, करेक्ट, और कोई मुंह नहीं बन रहा था, जी जी जी, कोई आवाज नहीं बन रहा था, जी 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 जी, लब्बो लबाब कुल मिला के एक लंबे सफर। कितने साल हो गए आपको? मुझे ध्वनि प्रदूषण अभियान 10 फरवरी 2008 से वो शुरू है, 2008 से 23, तो 16 साल आप 16 साल। 16वें साल में, इन 16वें साल को आपने कैसे देखा? कितनी आत्म शांति, हमें कितना आपको अच्छा लगा, या कोई ऐसी यादें जो आपको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है? हमें ये लगता है कि हमने सभी को साथ लेकर काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मुसलमान के लाउड स्पीकर पर भी उतनी ही तेजी मैंने दिखाई जितनी हिंदू के लाउड स्पीकर पर। मुसलमानों का जो सड़क पे डीजे लेके चलते थे, वो चादर लेके चलते थे, आपको वो दौर याद होगा। मैंने 1 महीने के अंतराल में 3 मुकदमे कराए, खुद वीडियो बना के। भीड़ में भगदड़ मची, किसी ने कहा मुस्लिम भाई लोगों की आवाज है उसमें, उस रिकॉर्डिंग में सत्या फाउंडेशन आ गया, सत्या फाउंडेशन आ गया। लेकिन अकेले जाके वीडियो बनाना और हिलना नहीं, पहचान रहे हैं सब लोग, मुंह पे गमछा लगा के या मास्क लगा के नहीं, और तुरंत मुकदमा कराना। पुलिस अधिकारी महोदय की बाइट है, संबंधित थाना अध्यक्ष की बाइट भी उसमें है,
कि जब चेतन जी ने सारी कार्रवाई करी दी थी, सबूत बनाई दिया था, तो मुकदमा न करने का कोई कारण ही नहीं था। आजम खां साहब से मेरी भिड़ंत हुई थी जो टीवी चैनल पे चली थी, बेनियाबाग का मुशायरा बंद हो गया, सड़क का डीजे बंद हुआ, बेनियाबाग का मुशायरा बंद हुआ, तमाम तकरीर, कव्वाली, तमाम तरह के कार्यक्रम, मुस्लिम भाइयों पर भी कार्रवाई हुई, हिंदू भाइयों पे भी कार्रवाई हुई। गाजी मियां के मेले में बीमार व्यक्ति की शिकायत पर तत्कालीन एसएसपी साहब थे अजय मिश्रा जी, सपा की सरकार थी, लाठीचार्ज हुआ, 8 लोग जेल गए। तो कुल मिला जुलाकर हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं। मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी जी को भी हमने अपने सपोर्ट में लिया, बरेली के शब्बू मियां नियाजी साहब को भी अपने सपोर्ट में लिया, पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी जो बनारस के हैं उनका भी आशीर्वाद मिला, खुल के वो हमारे समर्थन में आए। पंडित श्रीकांत मिश्रा जी ने खुल के बात की कि जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जब लाउड स्पीकर नहीं है तो फिर अन्य मंदिरों में क्यों। तो सबके सपोर्ट से चूंकि किया, तो बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी गन और बॉम्ब के, बिना किसी पुलिस सुरक्षा के, भगवान का नाम लेकर, भगवान का काम समझ के चूंकि हम करते हैं, तो निडरता के साथ हम कर पाते हैं। निष्काम कर्मयोग कि हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है, और वो दुआएं ही आपको बचाती हैं। जब भाई साहब मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बताऊं सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, कि जब एक डीजे बंद होता है तो लोग कहते हैं तू तो बड़ा गड़बड़ कर देला यार, तू तो बड़ा गड़बड़ कर देला, प्रोग्राम डिस्टर्ब कर देला। हम बोले प्रोग्राम में कितना लोग रहना तो रहे? बोले 100 लोग। हम बोले 100 लोगों का एंजॉयमेंट डिस्टर्ब हुआ, आपको यही लग रहा है ना? गैर कानूनी एंजॉयमेंट 10 बजे के बाद, सोने का समय है। लेकिन उस डीजे के कारण अगर घनी आबादी का मोहल्ला है, घनी आबादी का इलाका है, तो कम से कम 10,000 लोग डिस्टर्ब होते हैं मिनिमम, एक डीजे के कारण इतनी दूर तक आवाज जाती है। तो 100 की अगर बद्दुआ भी मिल गई ना, तो 10,000 की दुआ मिल गई, चलेगा। तो यही बातें हैं। और लेकिन आज की डेट में मैं कहना चाहूंगा, जो दुख है मेरा लाउड स्पीकर को लेकर, डीजे को लेकर, काफी क्रांति आई है। गोरखपुर मेरा दूसरा घर है, आरोग्य मंदिर गोरखपुर, वहां पर भी बहुत क्रांति आई है। डीजे पे कार्रवाई होती है, 10 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। लेकिन दुख किस बात का है? धर्म की आड़ में, परंपरा की आड़ में तमाम लोग जुलूस में डीजे का इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोग दिन के दौरान भी मनमाना साउंड करते हैं, और विरोध कोई नहीं करता। 112 नंबर पे कॉल करने में सबकी हालत खराब हो जाती है, जबकि 112 नंबर पे गुप्त शिकायत का प्रावधान है। दुख किस बात का होता है कि डीजे के चलते बलात्कार पीड़िता की आवाज दब जाती है डीजे की आवाज में। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। मर्डर हो रहा है, डीजे जहां बज रहा है, जानबूझ के लोग चुनाव करते हैं उसी दिन का कि शादी है बगल में, चला आज होके मुंह आदा। बलिया में ऐसी घटना हुई, मैंने अगले दिन जाके लाइव वीडियो वहां से किया, लगभग 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल। तो तमाम ऐसी घटनाओं के बावजूद हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, बवाल हो रहा है, हिंसा हो रही है। किसी के घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, दरवाजा खिड़की हिल रहा है। अब डीजे की शिकायत वो व्यक्ति करेगा, जब तक 112 नंबर की पुलिस आएगी तब तक तो पिताजी का हार्ट अटैक हो जाएगा। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव तरीका क्या है कि पुलिस प्रशासन खुद ही जब्त करे, खुद ही कार्रवाई करे, जन शिकायत की चिंता न करे, भय पैदा हो, भय बिना होए न प्रीत। योगी जी महाराज का मैं बहुत सम्मान करता हूं। श्री गोरखनाथ मंदिर में उनका अपना अंदर का लाउड स्पीकर इतना धीमा है एक जगह का कि अगर 10 फीट से ज्यादा दूर पे आप आ गए तो सुनाई नहीं पड़ेगा कि क्या मंत्र वहां चल रहा है। बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है उनके प्रति। लेकिन सड़क पे डीजे को लेके वो खामोश हैं। योगी जी जब सांसद हुआ करते थे तो मुझसे उन्होंने कहा था, मैं बिल्कुल इसके लिए अपना मतलब शपथ लेकर मैं कहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा था, 2 बार मेरी फोन पे बातचीत है, उन्होंने कहा चेतन जी ये तुष्टीकरण करने वाली सरकारें आपका अभियान सफल नहीं होने देंगी। हमने कहा महाराज जी क्या मतलब? बोले आप हिंदू का डीजे तो बंद करा लेंगे, हिंदू का लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम का तो कोई बंद कराएगा नहीं। हमें बात उनकी समझ में आई, सरकार उनकी आ गई, 6 साल पूरे हो गए, 7वां साल चल रहा है। लेकिन आज भी मस्जिदों का लाउड स्पीकर, मैं मामूरगंज में रहता हूं, सुबह सुबह बजरडीहा के मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज आती है, जबकि एरियल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बजरडीहा की। तमाम लोग ट्वीट करते हैं योगी जी को, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मुकदमा होना चाहिए, वो होता नहीं है।
तो जब तक आप डीजे जो 150 डेसिबल का है, जब तक उसको आप पूरी तरह से काबू नहीं कर पाओगे, तब तक 90 डेसिबल 100 डेसिबल वाला मस्जिद मंदिर का लाउड स्पीकर कंट्रोल करने का नैतिक साहस भी आपके पास नहीं बचेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा पूरे विनम्रता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, कि तुष्टीकरण के नए मसीहा बनने के चक्कर में योगी जी ने हम लोगों की आकांक्षाओं पर तुषारापात किया है ध्वनि प्रदूषण को लेकर। डीजे के चलते मर्डर होता है, मौतें होती हैं, वो 2 बूंद आंसू गिरा दें केवल, पूरे प्रदेश में डीजे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उस पे एक लाइन का कमेंट नहीं आता माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, तो बहुत सारी वेदनाएं भी हैं, और लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ रही है। अभी 3 दिन पहले भदोही में 12 वफात का जुलूस चल रहा था और गणेश विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन भी था, और उस दिन डीजे के चलते एक व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आया, उस घटना के रिएक्शन में ही सही 14 डीजे वालों के खिलाफ भदोही पुलिस ने मुकदमा किया। तो क्या ऐसा सभी जिलों में योगी जी नहीं करा सकते? खुली छूट दे दें, एकदम दिन के दौरान भी तेज डीजे बजेगा तो जब्त होगा, रात में स्विच ऑफ होना चाहिए, चाहे रामलीला हो, चाहे 12 वफात हो, या तकरीर हो, या मुशायरा हो, या कव्वाली। एक आंख से अगर देखा जाएगा तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिल पाएगा, क्योंकि मुसलमान को भी नीच चाहिए, हिंदू को भी नीच चाहिए। मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। तमाम मुस्लिम महिलाओं ने मुझसे कहा है ऑफ द रिकॉर्ड, अपने घरों में बुला के, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में, कि भैया, चेतन भैया, हम नहीं बोल सकते, विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आप सत्या फाउंडेशन की तरफ से विरोध करो। मैं बीपी की, डायबिटीज की मरीज हूं बेटा, और मैं सो नहीं पाती, मुझे देर तक सोना है, लेकिन मस्जिद की सुबह सुबह की आवाज से मैं जग जाती हूं। तो ये तो घोर अत्याचार हो रहा है। जहां पे अलार्म क्लॉक बन गई, जहां पे आपके मोबाइल में अलार्म क्लॉक है, घर घर में मोबाइल है, वहां पे आह्वान करना, अजान करना, लाउड स्पीकर पे अजान करना, ये तो घोर अमानवीय कृत्य है, और हिंदू भी करेगा तो भी गलत है, मुसलमान करेगा तो भी गलत है, ये मेरा मानना है। तो ये थे चेतन उपाध्याय जी। सत्या फाउंडेशन आपका है, और सत्या फाउंडेशन की जो थीम है, या ये कहा जाए कि जो सपने हैं, वो सपने ये हैं कि निश्चित तौर पे लोगों को, या ये कहा जाए कि लोग जब अपने घरों में नींद के आगोश में होते हैं, आराम करने के मूड में होते हैं, उस समय उनकी नींद में खलल न दी जाए, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या फिर मुसलमान भाई हैं। आपने ये भी देखा कि बाल्यकाल से युवावस्था और युवावस्था से पौढ़ावस्था, किस तरह से इनमें बदलाव आया, किन किन दौर से इन्होंने गुजरा। जो सबसे अच्छी बात इनकी लगी वो ये कि हम किसी के बुराइयों की जगह उसके अच्छाइयों को कोट करें, यही नहीं, उसे सीखने का भी प्रयास करें। ये एक पॉजिटिव थिंग था, और शायद यही वजह है कि सत्या फाउंडेशन के चेतन उपाध्याय जी आज न केवल काशी, बल्कि ये कहा जाए कि काशी के अगल बगल और प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उसके अगल बगल के प्रदेशों में जाकर अपने बातों को, अपने थीम को, अपनी सोच को बढ़ा रहे हैं, और लोगों को तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए कि लोग ध्वनि प्रदूषण जैसे बड़ी बीमारी पे रोकथाम लगाएं। सरकार को भी उन्होंने घेरा इस बात को कहते हुए कि सरकार को भी इस पर न केवल कदम उठाना चाहिए, बल्कि शक्ति दिखानी चाहिए, और शक्ति इसलिए क्योंकि मानव का कल्याण ही सबका मकसद होता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।